Hello everyone, this is C. Anurag and you are most welcome to our YouTube channel Charted Teach. Charted Teach YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूं। और आप लोग जैसे कि लास्ट लेक्चर में देखे भी होंगे और नहीं देखे हो तो मैं बता दूं कि अभी जो लेक्चर चल रही है हमारी वो लेक्चर चल रही है कॉन्सेप्चुअल लेक्चर चल रही है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग की वो लेक्चर चल रही है। और अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ओके, चैप्टर नंबर 2 में कौन सी कॉन्सेप्ट है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। और बेसिक टर्म हम लोगों ने भी सीखा है। बेसिक टर्म कहां सीखा है? चैप्टर नंबर 1 में। ओके सर, आइए। एक लड़का बोल रहा है कि सर पहले चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिवाइज करा दो मुझे। बिल्कुल करा दूंगा क्योंकि आप लोग गजनी हो गए हो, गजनी। अच्छा, ये देखो बच्चा कह रहा है कि सर मैं गजनी नहीं हूं। गजनी नहीं हो तो तुम्हें भूल गया कैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने क्या कराया था। आइए देखते हैं एक बार कि लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने क्या देखा था। लेक्चर नंबर 6 में जो भी कॉन्सेप्ट देखा था वो भी चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड था और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट था। एक बार देख लेते हैं, हम लोग रिवाइज की ओर बढ़ते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में हम लोग यानी कि चैप्टर नंबर 2 में जो लेक्चर नंबर 6 में देखा था वो क्या क्या देखा था। ओके सर, एक बार बता दो लेक्चर नंबर। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ओके सर, कौन कौन सी कॉन्सेप्ट? एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें पढ़नी है, दूसरी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यस सर, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ओके, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है, दोनों में कोई रिश्ते नहीं है। यस सर, एक दूजे के वास्ते दोनों बिल्कुल अलग है। यस, दोनों में अलग है, दोनों सेपरेट है। बिजनेस का एंट्री बिजनेस में रिकॉर्ड होगा, ऑनर का ट्रांजैक्शन ऑनर के बुक्स में रिकॉर्ड होगा। यानी बिजनेस का ट्रांजैक्शन ऑनर के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, ऑनर का ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। यही तो कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। यस सर, ये तो आपने बता दिया था। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यस, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं उसी को हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ओके सर, ये समझा दिया था आपने। हाँ, मैंने ये भी समझा दिया था। यानी कि फाइनेंशियल बुक्स, बिजनेस के बुक्स में जो कुछ भी ट्रांजैक्शन एंटर किया जाता है वो मनी के रूप में मेजरेबल होता है। ओके सर, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, यस, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट से पहले मैंने बताया था आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके सर, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि बिजनेस यह एज्यूम किया जाता है, जिस समय बिजनेस स्टार्ट की जाती है उस समय यह एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस मेरा इंडेफिनिट पीरियड के लिए कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा, बिजनेस कभी भी बंद होने वाला नहीं है। यह गोइंग कंसर्न कहता है कि यह बिजनेस में माना जाता है ऐसा। ओके सर, ये मुझे समझा दिया। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस तो ये एज्यूम कर रहा है कि गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग कि चलता रहेगा फ्यूचर में, लेकिन एक पार्टिकुलर एक सर्टेन पीरियड के बाद अपने बिजनेस का रिजल्ट देखो। कौन सा रिजल्ट? फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब मैंने आपको बताया था। एक बार देखते हैं कि ये सब क्या क्या बताया था। जो आपको ये देखो, मैंने आपको ये बताया था। यस सर, ये देखो मैंने आपको ये बताया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में। ओके सर, ये देखो बिजनेस ऑनर अलग है, ये अलग है। ऑनर का प्रॉपर्टी बिजनेस का प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा और बिजनेस का प्रॉपर्टी ऑनर का प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। ओके सर, सही आपने बताया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये देखिए, मैंने आपको बताया था। ये क्या बताया था सर? ये मैंने आपको बताया था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये देखो ट्रांजैक्शंस को मनी में मेजर कर रहा है कि ट्रांजैक्शंस है कितने की, ये तो बता दो। अच्छा सर, यानी कि ट्रांजैक्शंस कितने की है ये मेजर करना पड़ रहा है। दूसरी ये देखो, जिसको मनी में मेजर नहीं कर सकते उसको रिकॉर्ड करते थे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करते थे। क्यों? ये देखो, सैलरी कितने रुपए की है ये तो मेजर हो सकती है कि सैलरी कितने रुपए मिली, आपकी तनख्वाह कितनी मिली ये तो मेजर हो सकती है। यस, तो उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन आपकी ईमानदारी कितने रुपए की है, क्या इसे मेजर कर सकते हैं? नहीं। मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं कितना ईमानदार हूं, आप कितना ईमानदार हो, क्या इस चीज का पता लगाया जा सकता है कि कितने रुपए की दोनों की ईमानदारी है? नहीं सर, सही तरीके से क्वांटिफेबल नहीं है। क्वांटिफेबल का मतलब इसको एक्यूरेट अमाउंट पता नहीं किया जा सकता। क्यों? क्यों? कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है। ओके सर, ये मैं समझ गया था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बताया था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। यस सर, आपने बताया था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में यह देखा था कि जिस समय बिजनेस स्टार्ट की जाती है उसी समय यह मान ली जाती है कि बिजनेस अनसर्टेन पीरियड के लिए फ्यूचर में
चलता रहेगा, बिजनेस बंद होने वाला नहीं है जल्दी। ओके सर, ये देखो इसमें एग्जांपल दिया था, ये अभी का स्थिति है और ये फ्यूचर का स्थिति है। फ्यूचर में और बिजनेस हमारा बड़ा हो जाएगा, यानी कि फ्यूचर में और बिजनेस हमारा बड़ा हो जाएगा। आप लोग बोर्ड पे ध्यान भी दीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये देखते हैं, ये देखो बिजनेस अभी का है और फ्यूचर में बिजनेस इस तरीके से है, कितनी ग्रोथ पे हो गई बिजनेस में। फ्यूचर स्ट्रेट लाइन मेथड से ग्रोथ बढ़ रही है, बिल्कुल ऐसे ग्रोथ हो रही है बिजनेस की। ओके सर, ये मनी मेजरमेंट, ये हमारा कौन सा था, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था, हिंदी में लिखा था, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को सर्टेन पीरियड पे अपने बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट, अपने बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट, यानी कि अपने बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट, मैंने बताया था अपने बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब लॉस हुआ या नुकसान हुआ, ये पता करना होगा। सर्टेन पीरियड का मतलब मैंने क्या बताया था, सर्टेन पीरियड का मतलब सर आपने बताया था कि मंथली भी हो सकता है। ओके, सर्टेन पीरियड का मतलब सर आपने क्या बताया था, ये देखो मंथली भी हो सकता है। ओके सर, क्वार्टरली भी हो सकता है एंड एनुअल भी हो सकता है। मंथली का मतलब आप 3 महीने पे पता करो ना कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है नुकसान हुई है। क्वार्टरली का मतलब, सॉरी मंथली का मतलब हर एक महीने पता करो, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने पे पता करो, और एनुअल का मतलब कम से कम 12 महीने पे तो पता कर लो। या तुम्हें मन है कि मंथली भी पता करो, क्वार्टरली भी पता करो, एनुअली पता करो, ये तुम्हारी इच्छा पर डिपेंड करता है। तुम्हारी इच्छा मतलब बिजनेस पे डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसे पता करना चाहता है कि उसकी प्रॉफिट हो रही है नुकसान हो रही है। ये कहता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कि बिजनेस को सर्टेन पीरियड पे अपना पता करना चाहिए कि फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है। ओके सर, ये देखो यहां पे ऑर्डर कर रहा है कि भाई 3 महीने पे क्या करो कि तुम मेरे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकाल करके दो। यस सर, पता हो गया मुझे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या देखा था, टंटना आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यस सर, ये देखो ये हमारा है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सर दिखा दो, ये लो एक्रूअल कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्रूअल कॉन्सेप्ट। यस सर, क्या बताता है इसमें एक्रूअल कॉन्सेप्ट में, ये मैंने बताया था एक्रूअल कॉन्सेप्ट बताता है कि क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार भी रिश्ता है, ये रिश्ता है। ओके सर, आपने बताया था मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार रिश्ता है का मतलब क्या है, रिश्ता है का मतलब मैचिंग। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जिस समय इनकम हो रही है और जिस समय एक्सपेंस हो रही है, उस इनकम को उस एक्सपेंस को उसी पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके सर, उसी पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्यों, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक पीरियड का अगर कोई एक्सपेंस है तो उससे रिलेटेड इनकम भी, उस एक्सपेंस से रिलेटेड इनकम भी सेम पीरियड में रिकॉर्ड करो। अच्छा, यानी 2022 का अगर कोई एक्सपेंस है तो 2022 से रिलेटेड, उस एक्सपेंस से रिलेटेड कोई इनकम भी है तो वो भी 2022 में ही रिकॉर्ड करो। ये नहीं कि एक्सपेंस 2022 में रिकॉर्ड कर लो और इनकम 2023 में रिकॉर्ड करो, ऐसा नहीं। यस सर, ये आपने अच्छे तरीके से समझाया था। क्यों, क्योंकि पीरियोडिसिटी उसी तरह और एक्चुअल सिस्टम कहता है कि यस, जिस समय खर्च हुआ है, जिस समय इनकम हुआ उसमें रिकॉर्ड कर लो, चाहे उस एक्सपेंस का आपने पेमेंट किया हो अभी या फ्यूचर में। उसी तरह चाहे इनकम की पेमेंट आपको अभी आई हो या तो फ्यूचर में आने वाली हो, इनकम तो हो गई आपकी, एक्सपेंस तो हो गया आपकी, हाँ हो गया, तो अभी उसे रिकॉर्ड कर लो। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ये देखो रेवेन्यू 2012 में अर्न हुआ, एक्सपेंस 2012 में इनकर्ड हुआ और कैश जो रिसीव्ड ऑफ पेमेंट 2023 में होगा। तो कब इसे बुक किया था हमने, 2022 में, नो की 23 में। यस सर, आपने बता दिया था। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या देखना है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। टंटना, नया नया आ गया, नया कॉन्सेप्ट आ गया। ओके सर, लेट्स स्टार्ट न्यू कॉन्सेप्ट फॉर टुडे लेक्चर। ओके सर, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर इसे जूम कर दो। ये लो, मैंने जूम कर दिया। आज आपके लिए ये नई नई मैं परोस रहा हूं। ये देखो, ये मैं कर दिया आपके लिए जूम। ओके सर, ये देखिए क्या है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी सारे फिक्स एसेट्स परचेज होगा, फिक्स एसेट्स का मतलब जितने भी सारे एसेट्स परचेज होंगे बिजनेस में, जितने भी सारे एसेट्स एक्वायर होंगे बिजनेस में, वो सारे के सारे को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट का मतलब कितने रुपए आपके पैकेट से गए उस एसेट्स को आने के लिए, वही हमारा कॉस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव परचेज द लैपटॉप, आई हैव परचेज लैपटॉप, मैंने लैपटॉप परचेज किया। ओके सर, तो लैपटॉप परचेज किया, उस लैपटॉप पे मैंने घर लाने में, लैपटॉप गया परचेज करने के लिए, तो लैपटॉप का कॉस्ट कुछ और आया।
मान लो कि 45,000 आया लैपटॉप का कॉस्ट, 500 रुपया मैंने उसे टिप्स दिया स्टाफ को, 500 और ऐड होगा क्योंकि लैपटॉप खरीदने के लिए मुझे मेरे पैकेट से कितना गया सर, 45,000 तो गया लैपटॉप के लिए, 500 रुपया गया टिप्स के लिए। देयर आफ्टर और मैंने एडिशनल कुछ सॉफ्टवेयर डलवाए उसमें लैपटॉप में, ओके, जो कि मुझे यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट था। उस सॉफ्टवेयर की कीमत हो गई 2,000 रुपए। ओके, तो लैपटॉप यूज करने लायक कितने रुपए में मुझे बना सर, 45,000 प्लस कितना बना, 45,000 45,000 प्लस 500 प्लस 2,000 रुपये, कितना हो गया 47,500। ओके सर, एक बार देखते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ओके सर बता दो, कहता है द कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टेट दैट all acquisitions of item like assets or item needed for expanding और assets या कोई और खर्चे should be recorded and retained in the books at cost। कहता है कि जितने भी सारे एसेट्स हो और जितने और एसेट्स से रिलेटेड और भी कोई आइटम हो उसको हम लोग कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। किस चीज पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट पे। कॉस्ट का मतलब मुझे कितना खर्चा लगा उस एसेट्स के लिए। ओके सर, फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक बिल्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए बिल्डिंग परचेज ऑफ फॉर रुपीज 5 लाख डॉलर, मैंने डॉलर में लिया, यहां पे आपने रुपीज कर देना है, आपने क्या करना है, रुपीज कर देना है। यस सर, यहां पर हमें रुपीज कर देना है। हमने कितना में लिया, 5 लाख रुपीज में। एंड इट विल बी कंटिन्यू टू अपियर इन द बुक्स एट दैट फिगर। कितना फिगर पे, 5,000 पे। दैट फिगर का मतलब 5 नहीं, 5 लाख पे, यानी कि 5 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं कि हम उससे मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक परचेज किया बिल्डिंग कितने में, 5 लाख रुपया में, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी, 7 लाख रुपीज है, ज्यादा है मार्केट वैल्यू। तो क्या 7 लाख पे बुक करेंगे बुक्स में या 5 लाख पे, तो नहीं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी एसेट्स परचेज करो तो उस एसेट्स को किस पे बुक करो, कॉस्ट पे। कॉस्ट का मतलब आपके पैकेट से कितना गया। ओके सर, कॉस्ट का मतलब बिजनेस को से कितना कैश आउटफ्लो होगा। बिजनेस कॉस्ट का मतलब, कॉस्ट मींस बिजनेस को कितने रुपया, कितने रुपीज आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो होगा। यस, यही तो कह रहा है कि बिजनेस को कितने रुपया आउटफ्लो होगा, वही तो कह रहा है। अब यहां एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में ये है इस बिल्डिंग को हमने कितना में परचेज किया, 1 मिलियन में। इस बिल्डिंग को कितना में परचेज किया, 1 मिलियन में, $1 मिलियन। इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू मान के चलो 1.5 मिलियन है। तो रिकॉर्ड कितने पे होगी, बुक्स में रिकॉर्ड कितने पे होगी, बुक्स में रिकॉर्ड कितने पे होगी। तो बुक्स में ये रिकॉर्ड जो बिल्डिंग होगा, बता दो सर बता दो, ये बुक्स में जो रिकॉर्ड होगा बिल्डिंग वो कितने पे होगा, बुक्स में रिकॉर्ड होगा 1 मिलियन पे, 1 मिलियन पे बुक्स में रिकॉर्ड होगा। ओके, बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड होगा, 1 मिलियन पे, ना कि इसके मार्केट वैल्यू 1.5 मिलियन पे। ओके, क्यों, क्योंकि कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना आपको कॉस्ट लगा, जितना आपने आपके पैकेट से आउटफ्लो हुआ, बिजनेस आपके मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ रहे हैं कि बिजनेस से कितना कैश गया उसको परचेज करने के लिए, उतना लिखो, उतने पे उसको रिकॉर्ड करो। ये नहीं कि उसकी मार्केट वैल्यू देख लो क्या है एनालाइज करने में। ओके, नहीं, यानी कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब यहां पे कॉस्ट आइडेंटिफाई करो कि किसी एसेट्स का कॉस्ट क्या है। क्या आइडेंटिफाई करो, कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, ओके, कॉस्ट क्या है
उसे पता करो, क्या है, एंड कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो। ओके, कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो। ओके सर, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, ये देखो, नेक्स्ट आपके लिए मैंने लाया। क्या लाया सर आपके लिए, ये देखो तो मैंने क्या लाया आपके लिए, ये देखो, ये क्या है, आपने परचेज करने गया, बिजनेस के लिए चाहिए वॉशिंग मशीन। ओके, बिजनेस के लिए क्या चाहिए, वॉशिंग मशीन। फॉर एग्जाम्पल होगा बिजनेस, मान लो होटल का करता होगा, होटल का मतलब स्टे होटल, ये देखो उसकी करती होगी, उसे क्या चाहिए, वॉशिंग मशीन की जरूरत है। उसने वॉशिंग मशीन परचेज करने गया। सपोज वॉशिंग मशीन का कॉस्ट क्या हुआ, परचेज कॉस्ट क्या हुआ, ये देखो वॉशिंग मशीन, यहां पर इसको कितना देना पड़ा, यहां पर उसको लग गया रुपीज, मान के चलो 60,000 रुपया। ओके सर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लग गया, मान के चलो रुपीज 1,500 रुपया। ओके सर, अब देखो इंस्टॉल करने वाला आया, उसको इंस्टॉल करने वाले को देना पड़ा, कितना रुपीज देना पड़ा इंस्टॉल करने के बाद, रुपीज, मान लो इंस्टॉल करने वाले को कितना दिया, 1,000 रुपया। ओके सर, तो कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन क्या पड़ा, यानी कि कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन क्या पड़ेगा हमारा, देखो कैसे कॉस्ट निकालेंगे वॉशिंग मशीन का, कैसे निकालेंगे सर, पहला क्या होगा, फर्स्ट परचेज कॉस्ट, परचेज प्राइस कितना, परचेज कॉस्ट कितना पड़ा, 60,000 रुपया। ओके सर, देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना पड़ा, 1,500 रुपया। ओके, एंड देयर आफ्टर इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना पड़ा, 1,000। टोटल क्या पड़ गया सर, टोटल कॉस्ट क्या पड़ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, टोटल कॉस्ट ऑफ कितना पड़ गया, 60,000 प्लस 60,000 प्लस ये यानी 16, 61, 62, 62,500। ओके सर, 62,500। तो बुक्स में कितना पर लिखाएगा, बुक्स में लिखाएगा 60, सिर्फ 60 पे या 62,500 पे, तो बुक्स में रिकॉर्ड कितना पे होगा, बुक्स में ये रिकॉर्ड होगा, बुक्स में रिकॉर्ड 62,500 होगा। क्यों, क्योंकि वॉशिंग मशीन लेने के लिए उसे कितना कॉस्ट टोटल लगा, ये देखते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट जो लगा, एक्चुअल जितना कॉस्ट लगा उतना पे हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि रेडी टू यूज करने तक, किसी भी एसेट्स को रेडी टू यूज करने तक जो कॉस्ट लगा उस सारे कॉस्ट को इंक्लूड करना, जितना जितना कॉस्ट पड़ा सारे को इंक्लूड कर देना है कॉस्ट में। ओके, यानी कॉस्ट का मतलब ये देखो मैं लिखा देता हूं, कॉस्ट मींस, ओके सर, एसेट्स को रेडी टू यूज करने तक, एसेट्स को रेडी टू यूज, रेडी टू यूज का मतलब यूज करने लायक बनाने तक, यानी यूज करने लायक, यूज करने लायक बनाने तक, रेडी टू यूज तक जितना कॉस्ट लगेगा, जितना कॉस्ट लगेगा सारा
एक्चुअल एसेट्स के कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ओके सर, समझ गया आपने। यानी किसी एसेट्स को रेडी टू यूज करने तक जो भी कॉस्ट लगेगा उसे उसके कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाया, वॉशिंग मशीन परचेज करके लाया, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ये हुआ। क्या वॉशिंग मशीन जिस समय हमने खरीद लिया उसी समय उसको यूज करने लायक हो गया? क्या वो जहां खरीदने गया वहीं मैं कपड़े उससे साफ करने लगूंगा? नहीं सर, नहीं नहीं, ऐसा क्या कर रहे हो? वो तो दुकानदार भगा देगा वहां से, वॉशिंग मशीन बेचने वाला कहेगा ये क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे यहां आकर कपड़ा साफ करने लगे। ओके, फिर देयर आफ्टर क्या वॉशिंग मशीन खरीदूंगा खुद सर पे उठाकर लाऊंगा? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन से आएगा वो। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज, उसे घर में लाके इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल का मतलब सही तरीके से यूज करने लायक उसे हमें सही तरीके से स्टॉल यानी कि स्टॉल फिक्स करना पड़ेगा। ओके सर, तो फिक्स करने वाला टेक्नीशियन जो आएगा वो हमसे पैसे लेंगे। कितने? 1000 रुपीज। इस एग्जाम्पल मैंने 1000 रुपीज दिया है। ओके सर, तो टोटल कॉस्ट हमारा वॉशिंग मशीन को रेडी टू यूज कब बना? रेडी टू यूज बना जब इंस्टॉल हो गया। रेडी टू यूज कब बना? यहां पर एसेट्स हमारा क्या हो गया? रेडी टू यूज हुआ। यहां पर एसेट्स रेडी टू यूज हो गया। यस सर, यहां पर एसेट्स हमारा रेडी टू यूज हो गया इंस्टॉल होने के बाद। तो इंस्टॉलेशन तक जो भी कॉस्ट लगेगा वो हम कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे और उतना ही पे हम एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। बिकॉज क्योंकि कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एसेट्स को हम लोग किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके सर, नेक्स्ट ये ड्यूल कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ड्यूल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके सर, ये देखो ड्यूल कॉन्सेप्ट। ड्यूल कॉन्सेप्ट है क्या? ड्यूल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होता है, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती है उसकी डबल इंपैक्ट होती है, उसकी दो इंपैक्ट होता है। कितने इंपैक्ट होता है? दो इंपैक्ट होता है। दो का मतलब अगर आपके पास कोई एसेट्स आ रही है तो उसके बदले कोई चीज जा भी रही है। सर क्या कह रहे हैं? कहने का मतलब यह हो रहा है कि अगर आपके बिजनेस में कोई एसेट्स आ रहा है तो आपको चाहे तो कोई एसेट्स जाएगा या तो फिर उस एसेट्स के बदले कोई लायबिलिटी भी आएगा। ओके, ये कह रहा है यानी कि कोई एसेट्स इंक्रीज हो रहा है आपके बिजनेस में तो उसके बदले कोई एसेट्स चाहे तो डिक्रीज हो रहा है या तो कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। ये कहता है ड्यूल कॉन्सेप्ट। ओके सर, एक बार बता दो, ये लो, अगर एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एक सेकंड, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब सर बता दो, ये लो मैं बता दिया। इंक्रीज, एसेट्स यदि इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके सर, एसेट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सर इसे स्मॉल कर दो, ये लो, अगर ये एसेट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एसेट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। एसेट्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एसेट्स बढ़ रहा है। एसेट्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब एसेट्स बढ़ रहा है इसका मतलब यह हो रहा है, इसका इंपैक्ट, दूसरा इंपैक्ट यह आएगा। दूसरा इंपैक्ट क्या आएगा? दूसरा इंपैक्ट आएगा ये, क्या आएगा सर बता दो? दूसरा इंपैक्ट ये आएगा, चाहे तो दूसरा एसेट्स कोई कम जाएगा, दूसरा एसेट्स
दूसरा एसेट्स डिक्रीज कर जाएगा, या तो कोई अदर लायबिलिटी, या तो कोई लायबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताओ। यानी ये कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई ड्यूल कॉन्सेप्ट यही है, ड्यूल कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है, बिजनेस ड्यूल कॉन्सेप्ट पे चलता है। ड्यूल कॉन्सेप्ट पे इसलिए चलता है कि बिजनेस में अगर कोई एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन बिजनेस खरीद के ला रहा है, तो वॉशिंग मशीन बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है। तो बिजनेस में क्या है, एक नया एसेट्स इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अब नया एसेट्स इंक्रीज होने, एक तो इंपैक्ट ये पड़ा कि नया एसेट्स बिजनेस में इंक्रीज हो गया। दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ा, दूसरा इंपैक्ट कि उसके बिजनेस से कुछ एसेट्स भी तो घटा होगा। क्या घटा होगा, कैश एसेट्स है, कैश बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है, यानी कि कैश तो घट गया होगा। या अगर उधार में परचेज करके लाया होगा तो लायबिलिटी इंक्रीज कर गई होगी। लायबिलिटी का मतलब जिससे परचेज उधार में किया वो क्या हो गया, हमारे लिए पेबल हो गया, यानी हमारा पेबल बढ़ गया होगा। पेबल क्या है, लायबिलिटी है, जिसे हम फ्यूचर में पे करेंगे, तो हमारा लायबिलिटी इंक्रीज किया। तो चाहे तो ये हुआ या तो ये हुआ। जब ये घटना हुई, एसेट्स इंक्रीज की, तो या तो एसेट्स इंक्रीज कर गया, दूसरा इंपैक्ट ये आया। फर्स्ट इंपैक्ट तो ये आया, फर्स्ट इंपैक्ट क्या आया, एसेट्स इंक्रीज किया, तो दूसरा इंपैक्ट क्या आया, ये देखो, एसेट्स इंक्रीज घट गया, या तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा। ओके सर, अगर एसेट्स डिक्रीज करता है, अगर एसेट्स डिक्रीज करता है, अब देखो मैं इधर बताता हूं। अगर एसेट्स, ये देखो ड्यूल कॉन्सेप्ट ये कहता है, मैं फिर से बताता हूं, ड्यूल कॉन्सेप्ट, ड्यूल कॉन्सेप्ट। ओके सर, ड्यूल कॉन्सेप्ट ये कहता है ये देखो, ड्यूल कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर बिजनेस में कोई एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, अगर एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब बढ़ रहा है, या एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, या एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब घट रहा है। तो इसका दो सिचुएशन हो सकता है। इसका कितने सिचुएशन हो सकता है, दो सिचुएशन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, इसका भी दो सिचुएशन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, अगर एसेट्स इंक्रीज हो, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा हो, तो चाहे तो कोई अदर एसेट डिक्रीज होगा, अदर एसेट्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब घट जाएगा। या क्या होगा सर, कोई लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ये हुआ अगर कोई एसेट्स इंक्रीज किया तो, अगर कोई एसेट्स इंक्रीज किया तो चाहे तो दूसरी एसेट्स, पहला इंपैक्ट तो ये हो गया, फर्स्ट इंपैक्ट यानी कि फर्स्ट ये हुआ, और दूसरा इंपैक्ट ये दोनों में से कोई एक होगा। दूसरा इंपैक्ट क्या हो गया, दूसरा इंपैक्ट ये हुआ, फर्स्ट इंपैक्ट, और ये हो गया सेकंड इंपैक्ट, ये हो गया सेकंड इंपैक्ट। ये फर्स्ट इंपैक्ट और ये सेकंड इंपैक्ट।
फर्स्ट इंपैक्ट में क्या हुआ, कोई एसेट्स इंक्रीज किया, तो सेकंड इंपैक्ट में क्या पड़ेगा, कोई एसेट्स डिक्रीज कर जाएगा या तो कोई लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। ओके सर, ये तो समझ में आ गया। अब कोई जब एसेट्स डिक्रीज करेगा, अब कोई जब एसेट्स डिक्रीज करेगा, जब एसेट्स डिक्रीज करेगा तो इसमें भी दो सिचुएशन, ये तो फर्स्ट हुआ, ये तो फर्स्ट इंपैक्ट हुआ, फर्स्ट इंपैक्ट ये पड़ा। सेकंड इंपैक्ट क्या पड़ेगा, सेकंड इंपैक्ट ये होगा। सेकंड इंपैक्ट में क्या होगा, चाहे तो कोई दूसरा एसेट्स इंक्रीज कर जाएगा, अनदर एसेट्स, अनदर एसेट्स, अनदर या अदर एसेट्स, अदर एसेट्स, इसको बोलो अदर एसेट्स करते हैं। अदर एसेट्स क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। या तो और क्या हो सकता है सर, अगर ये नहीं हुआ तो कोई लायबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा, लायबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। ओके सर, अब समझ में आ गया मुझे ड्यूल कॉन्सेप्ट। ड्यूल कॉन्सेप्ट यही कह रहा है, ड्यूल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि अगर कोई एसेट्स इंक्रीज कर गया, तो जब कोई बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज करता है तो चाहे तो उसका दूसरा इंपैक्ट यह पड़ता है कि चाहे तो कोई दूसरा एसेट्स डिक्रीज कर जाएगा, या तो उसके या एसेट डिक्रीज नहीं किया है तो कोई लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आपको चेक करना होगा कि बिजनेस में अगर कोई, जैसे बिजनेस ने वॉशिंग मशीन लाया, तो वॉशिंग मशीन लाया तो एक एसेट्स तो इंक्रीज कर गया, एसेट्स तो इंक्रीज कर गया। अब चेक करना आपको कि वॉशिंग मशीन आया, एसेट्स इंक्रीज किया, उसके बदले कोई लायबिलिटी इंक्रीज किया या कोई एसेट्स डिक्रीज किया। तो दो, अगर वॉशिंग मशीन उधार लाया होगा तो लायबिलिटी इंक्रीज कर गया, लेकिन अगर वॉशिंग मशीन कैश में बेच देकर आया होगा तो कैश एक बिजनेस के लिए एसेट्स है, तो बिजनेस में कैश घट गया होगा, जितने का वॉशिंग मशीन लाया होगा उतने का, तो यानी कि कैश डिक्रीज कर गया होगा। ओके सर, समझ में आ गया। उसी तरह अगर कोई एसेट्स डिक्रीज कर गया, अगर कोई एसेट्स डिक्रीज कर गया तो चाहे तो दूसरी एसेट्स कोई इंक्रीज कर दिया गया होगा या तो कोई लायबिलिटी डिक्रीज कर गया होगा। फॉर एग्जांपल, मान ली कोई एसेट्स बेच दिया, बिजनेस का एक कार था, कार 5 लाख का था, उसने बेच दिया कार को, तो बेच दिया था एसेट्स, कार तो घट गया, लेकिन कार के बदले क्या होया होगा, दो सिचुएशन, या तो कैश लिया होगा तो कैश बिजनेस में आ गया होगा, यानी कि दूसरा एसेट्स इंक्रीज कर गया। कार नहीं लिया, सपोज किसी को लोन रिपे कर दिया, बिजनेस के पास लोन था, वो लोन का उस कैश से पेमेंट कर दिया, तो बिजनेस में पहले से जो लोन लायबिलिटी था उस लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, तो लायबिलिटी घट गई बिजनेस की। यस सर, तो ये वाला ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया। ओके सर, ये समझ गया। ये तो एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझा कि जब एसेट्स इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। पहला इंपैक्ट यानी कि एसेट्स इंक्रीज करे या एसेट डिक्रीज करे तो उसका दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, ये तो हमने एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अब लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके सर समझा दो लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा दो। ये लो लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं, यहां पर एसेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बिजनेस में ये देखो, ओके ये देखो, अगर बिजनेस में पहला लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब ऊपर क्यों रह रहा है, या लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। ओके, यानी लायबिलिटी एरो नीचे की ओर। ओके सर, इसको बांटो 2 लाइन में,
तो पहला इंपैक्ट, फर्स्ट इंपैक्ट क्या हो रहा है? फर्स्ट इंपैक्ट तो ये हो रहा है कि लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, इसमें लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, तो पहला इंपैक्ट ये हो रहा है कि लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा? दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा? दूसरा इंपैक्ट, सेकंड इंपैक्ट ये पड़ेगा। सेकंड इंपैक्ट क्या पड़ेगा? सेकंड इंपैक्ट ये पड़ेगा, चाहे तो अदर लायबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, अदर लायबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, नीचे क्यों रह रहे हो? या तो ये नहीं हो करके, या तो क्या होगा, कोई एसेट्स इंक्रीज कर जाएगा, एसेट्स इंक्रीज। ओके सर, ये समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अब उसी को समझते हैं। हमने किसी से लोन लिया, बैंक से हमने लोन लिया, तो लोन तो लायबिलिटी मेरा इंक्रीज कर रहा है इस कॉन्सेप्ट से। बैंक से लोन जब लोन लिया तो लोन तो इंक्रीज कर रहा है। अब उस लोन के बदले हमें क्या मिला होगा? पैसे मिला होगा, तो पैसे इंक्रीज कर गया। पैसे क्या है? एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज किया। या तो फॉर एग्जांपल उस लोन लेकर के हमने उस पैसे को क्या किया कि किसी दूसरे लोन की रिपेमेंट कर दिया, तो दूसरा लोन पहले से बुक्स में होगा, तो यानी उस लोन घट गया होगा, जो दूसरी लोन है जिसको रिपेमेंट किया होगा वो लोन घट गया होगा। ओके सर, समझ गया। अब देखो इधर, अगर लायबिलिटी डिक्रीज कर जाती है तो क्या होगा? अगर फर्स्ट ये होती है, फर्स्ट इंपैक्ट ये होता है, तो सेकंड इंपैक्ट क्या होगा? क्यों? क्योंकि ड्यूल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूल कॉन्सेप्ट में हर एक एंट्री की क्या होती है? डबल इंपैक्ट होती है। हर एक एंट्री की क्या होती है? डबल इंपैक्ट होती है। तो फर्स्ट इंपैक्ट क्या पड़ता है? फर्स्ट इंपैक्ट तो लायबिलिटी डिक्रीज कर गया। सेकंड इंपैक्ट क्या हो सकता है? कि चाहे तो कोई लायबिलिटी इंक्रीज कर जाए, अदर लायबिलिटी इंक्रीज कर गया होगा। ओके, ऊपर क्यों रह रहे? या ये ना होकर के कोई एसेट्स क्या किया होगा? डिक्रीज कर गया होगा, कोई एसेट्स डिक्रीज कर गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मुझे पेमेंट करना था लोन पे, लोन में कार पे मैंने लोन लिया था, कार मैंने लोन पे लिया था, लोन पे मैंने एक कार लिया था। अब मेरे बुक्स में क्या पहले से होगा? लोन भी होगा 5 लाख रुपया, सपोज 5 लाख का, 5 लाख का लोन भी होगा मेरे बुक्स में, यानी लायबिलिटी भी होगा। अब 5 लाख का मेरे बुक्स में कार भी होगा अभी। ओके सर, अब बैंक वालों ने क्या किया कि आया और मेरे कार को लेकर चला गया, तो मेरे यहां से क्या हुआ? एसेट्स तो कम गया। अब उसके बदले क्या हुआ? लायबिलिटी अब वो हमसे नहीं मांगेगा, पैसा हमसे नहीं मांगेगा, यानी कि लोन हमसे अब बैंक नहीं लेगा, क्योंकि मेरा कार लेके चला गया। इसलिए अब लायबिलिटी भी मेरे बुक से खत्म हो गई, एसेट्स भी खत्म हो गई। उसी तरह देखो, लायबिलिटी डिक्रीज कर गया। मुझे पहले किसी को पेमेंट करना था, मुझे किसी को 10 लाख रुपए पे करना था। अब 10 लाख रुपया पे करने के बदले मैंने क्या किया कि अपनी वरना कार ही दे दिया। जब अपनी कार दे दिया, इसका मतलब यह हो गया कि मेरे पास से एक तो जिसको 10 लाख रुपए पेमेंट करना था वो अब पे करना नहीं पड़ेगा, लायबिलिटी मेरा डिक्रीज कर गया। और दूसरा यह हुआ कि मेरा एसेट्स भी डिक्रीज कर गया, मेरे पास अब कार नहीं रहा। कार कहां चला गया? मेरा कार वो लेकर चला गया जिसको मुझे पेमेंट करनी थी, अब वो पेमेंट नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो ने मेरा कार ले लिया। तो मेरे यहां क्या घटना घटी? मेरे यहां घटना यह घटी कि एक तो जो लायबिलिटी मेरा पहले से पे करना था, 10 लाख रुपया मुझे पे करना था, मुझे किसी को देना था, वो तो अब नहीं देना पड़ेगा, यानी लायबिलिटी डिक्रीज कर गया। दूसरा इंपैक्ट तो यह पड़ा कि मेरे पास जो वरना कार था वो कार भी चला गया, यानी एसेट डिक्रीज कर गया। यस सर, ये हुआ लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको बता दिया। ओके सर, समझ में आ गया
कि एसेट्स का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एसेट्स इंक्रीज या तो एसेट डिक्रीज करे तो दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा, और जब लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज करे तो दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा। ओके सर, समझ में आ गया। अब ये देखते हैं आपको मैंने जो बताया था। कहां चल गया आपका ड्यूल कॉन्सेप्ट, ड्यूल कॉन्सेप्ट, ड्यूल कॉन्सेप्ट पे मैं था। यस, ड्यूल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, ये देखो, ओके सॉरी, ये था, इधर है ड्यूल कॉन्सेप्ट हमारा, ये रहा, दिस इज ड्यूल कॉन्सेप्ट, मैं उधर ढूंढ रहा हूं, ये रहा हमारा ड्यूल कॉन्सेप्ट। ओके, ड्यूल कॉन्सेप्ट में यही कहता है द कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम। आगे चल करके हम लोग ये नाम सुनेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो अभी नहीं आगे चल करके देखेंगे, इसी लेक्चर में देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम। कहता है यहां पर, ये छोड़ दीजिए, यहां से देखिए एवरी ट्रांजेक्शन या इवेंट टू इंपैक्ट होता है। पहला, अगर कोई इंक्रीज कर रहा है एसेट्स तो चाहे तो डिक्रीज कर जाएगा लायबिलिटी, या तो इंक्रीज कर रहा है एसेट्स तो इंक्रीज कर जाएगा कोई लायबिलिटी। यानी अगर इंक्रीज कर रहा है एसेट्स तो अदर एसेट्स इंक्रीज कर जाएगा, सॉरी अदर एसेट्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर कोई इंक्रीज एसेट्स कर रहा है तो चाहे तो दूसरा एसेट डिक्रीज कर जाएगा, या कोई एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है। ये देखो ये वाला कॉन्सेप्ट, एसेट्स दोनों इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें मैंने क्या बताया, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है। कौन सा, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें देखो क्या कर रहा है, दूसरा एसेट डिक्रीज कर जाएगा या तो लायबिलिटी इंक्रीज करेगा। यहां देखो ये दोनों में यही कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एसेट्स तो यहां पर चाहे डिक्रीज कर रहा है लायबिलिटी एसेट्स, दूसरा एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये देखो दूसरा एसेट्स डिक्रीज कर रहा है, या तो देखो यहां पर कह रहा है इंक्रीज कर रहा है एसेट्स तो इंक्रीज कर रही है, लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है। ये लायबिलिटी, यहां पर ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है। ये देखो दूसरा चाहे तो लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, एरो ऊपर की ओर। ओके सर, आपने सही बताया। अब देखो डिक्रीज कर रहा है एसेट्स, वन एसेट्स, एक एसेट डिक्रीज कर रहा है, एक एसेट डिक्रीज कर रहा है, यानी एसेट्स दोनों में डिक्रीज करने वाला कॉन्सेप्ट। वन एसेट डिक्रीज कर रहा है सर, एसेट्स डिक्रीज कर रहा है, एसेट डिक्रीज कर रहा है, तो एसेट डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंपैक्ट क्या हो रहा है, दूसरा इंपैक्ट ये हो रहा है कि हमारे पास से एसेट्स, एक एसेट्स इंक्रीज कर रहा है या तो कोई लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है। यही तो लिखा है, अगर कोई डिक्रीज कर रहा है, ये देखो अगर कोई डिक्रीज कर रहा है एसेट्स तो चाहे अदर एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाए। अदर एसेट्स यहां पे देखो, अदर एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, ये एरो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, या तो फिर दूसरा लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है। ये देखो एसेट डिक्रीज कर रहा है तो या तो डिक्रीज इन लायबिलिटी। ओके, अल्टरनेटिवली लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैंने बताया आपको लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताया यहां पर, ये देखो इंक्रीज इन वन लायबिलिटी, अगर एक लायबिलिटी बढ़ रही है, कौन वाला सिचुएशन, ये लायबिलिटी इंक्रीज बढ़ रही है, ये लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, चाहे तो लायबिलिटी डिक्रीज करेंगे, अदर लायबिलिटी डिक्रीज करेगा या अदर एसेट्स इंक्रीज करेगा। ये देखो इसमें तो होगा लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज इन अदर लायबिलिटी, या लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज इन एन एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है। ये देखो एसेट्स इंक्रीज कर रहा है। ओके सर, आपने बिल्कुल सही मुझे बताया, सही समझा दिया। उसी तरीके से देखो डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी दोनों में डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, चाहे तो अदर लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, अदर लायबिलिटी क्या हो जाएगा, अदर लायबिलिटी यहां पर चाहे तो इंक्रीज कर जाएगा अदर लायबिलिटी में, या डिक्रीज कर जाएगा अदर एसेट्स में। ये देखो टंटाड़ा, ये देखो सर मैंने आपको बता दिया बच्चे, ये देखो लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है तो अदर लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है या एसेट्स डिक्रीज कर रहा है। ये आपका था ड्यूल कॉन्सेप्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आगे चलकर को आपको चेक करना होगा बिजनेस में कि अगर बिजनेस में हमारे पास कोई एसेट्स बिजनेस की बढ़ रही है तो उसके बदले क्या इंपैक्ट आ रहा है, दूसरे साइड में क्या इंपैक्ट जा रहा है। ओके, इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में भी बात लिखा हुआ है ड्यूल कॉन्सेप्ट का ही। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोप्राइटर का मतलब एक छोटा बिजनेस करने वाला, ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है कैश देकर के, कितना, 1 लाख रुपया, मशीन कितना देता है, 50,000 रुपया, बिल्डिंग कितना लगाता है, 30,000 रुपया। एक व्यक्ति है जो अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जिसमें कैश 1 लाख रुपया लगाता है, मशीन 50,000 रुपये का लगाता है, बिल्डिंग कितने का, 30,000 रुपये का लगता है। ओके, देन दिस इज फैक्ट टू बी रिकॉर्डेड एट 2 प्लेस, ये 2 जगह पे रिकॉर्ड किया जाएगा। कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, बिजनेस में 2 जगह पे रिकॉर्ड किया जाएगा। बिजनेस में कितने जगह पे किया जाएगा, 2 जगह पे। कहां, एक तो एसेट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, कैसे,
जो मैं बताता हूं। बिजनेस में एसेट साइड में रिकॉर्ड, बिजनेस की जब बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी, बिजनेस में एसेट साइड में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश 1 लाख, मशीन 50,000 और बिल्डिंग 30,000 का, यानी कि 1,80,000 का एसेट साइड चला जाएगा। और कैपिटल टोटल कितना लगा है, तो मैंने बताया कैपिटल क्या होता है, ऑनर के द्वारा जो कुछ भी लगाया जाए बिजनेस में वो कैपिटल होता है। तो ऑनर ने क्या क्या लगाया, 1 लाख का रुपया कैश, 50,000 रुपया क्या मशीन और 30,000 रुपए का क्या बिल्डिंग। तो 1,80,000 बिजनेस ने कैपिटल लाया, यानी बिजनेस में कैपिटल हुआ। तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, लोन है। तो बिजनेस में एसेट्स कितना बड़ा, 1,80,000 का, और लायबिलिटी कितना बड़ा, 1,80,000 का। तो बिजनेस में इंपैक्ट डबल देखो कैसे पड़ा, एक तो बिजनेस में एसेट्स बढ़ा कितना, 1,80,000, बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज कर गया, बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज कर गया। उसके बदले बिजनेस में दूसरा इंपैक्ट क्या हुआ, क्या कोई एसेट डिक्रीज किया, नहीं, बिजनेस में पहले कोई एसेट था ही नहीं, तो क्या हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज कर गया। लायबिलिटी क्या है, बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी है, इसलिए बिजनेस के कैपिटल भी 1,80,000 से इंक्रीज कर जाएगा। ओके सर, समझ में आ गया। ये देखो डील कॉन्सेप्ट का एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ये देखो, ये बिजनेस में क्या करता है, लोन लेता है, बिजनेस लोन लेता है, बिजनेस LOAN लोन लेता है, कितना, ₹5 लाख। ओके सर, और क्या करता है, फिर इन्वेस्ट कर देता है। यहां पर बिजनेस क्या करता है, लोन लेकर के इन्वेस्ट कर देता है, इसमें कर दिया इन्वेस्ट। इन्वेस्ट क्या मतलब, इसमें डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया, किसमें पैसा दे दिया, किसमें इन्वेस्ट कर दिया, ये देखो गूगल पे में डाल दिया, गूगल पे कंपनी में डाल दिया, उसके बाद अदर कंपनियों में डाल दिया। तो बिजनेस में क्या हुआ, बिजनेस में एक तो लोन नाम की लायबिलिटी इंक्रीज कर गई, ओके सर, और दूसरा एसेट्स इंक्रीज कर गया। लोन इंक्रीज कर गया, लायबिलिटी इंक्रीज गया, तो क्या क्या, दो इंपैक्ट, चाहे तो कोई दूसरी लायबिलिटी डिक्रीज कर गया, तो यहां पर कोई दूसरी लायबिलिटी डिक्रीज नहीं किया है। जब कोई, यहां पर मैंने लिखा है, जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज किया, लायबिलिटी इंक्रीज किया का मतलब लोन बिजनेस ने लिया, तो लायबिलिटी इंक्रीज कर गया, तो लायबिलिटी इंक्रीज कर गया, पहला इंपैक्ट। तो दूसरा क्या होना चाहिए इंपैक्ट, चाहे तो दूसरी लायबिलिटी घट जानी चाहिए, या तो कोई दूसरी या एसेट्स इंक्रीज कर देना चाहिए। तो बिजनेस की कोई दूसरी लायबिलिटी यहां पर घटी नहीं है, क्या हुई है, एसेट्स इंक्रीज कर गया। क्या इंक्रीज कर गया, 5 लाख रुपया इसने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए क्या हुआ, एसेट्स, बिजनेस के लिए एसेट्स हो गया, तो ये इन्वेस्टमेंट कर दिया। ओके सर, समझ में आ गया। तो ये हमारा ड्यूल कॉन्सेप्ट था। ओके सर, नेक्स्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 9। ओके सर, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है कि अगर आप सेल्स करते हैं, सेल्स का रेवेन्यू का मतलब मैंने आपको पढ़ा है, सेल्स से जो इनकम हो जाए और अदर इनकम, दोनों इनकम को इंक्लूड कर दे तो रेवेन्यू इनकम कहलाता है, रेवेन्यू कहलाता है। ओके सर, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, ये देखो, रेवेन्यू का मतलब आपको बताया था मैंने। पहला रेवेन्यू का मतलब सेल्स रेवेन्यू, प्लस अदर इनकम, ये होता है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू कहलाता है। तो ये दोनों, रेवेन्यू का मतलब इसका भी बात कर रहा है और इसका भी बात कर रहा है, रेवेन्यू। और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, रिकॉग्नाइज का मतलब रिकॉर्ड करना। सर एक बार लिखा दो, ये लो, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है, इसका मतलब होता है रिकॉर्ड करना। ओके, बुक्स में कब कोई सेल्स को रिकॉर्ड कर लेगा, बुक्स में कब कोई अदर इनकम को रिकॉर्ड कर लेगा कि ये मेरा इनकम है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट यही कहता है, बिजनेस को कहता है, किसको बोल रहा है, ये बिजनेस को बोल रहा है कि सुनो, तुम्हारा जो सेल्स है कब मान लोगे कि ये सेल हो गई है। बिजनेस में तुम्हारा पड़ा हुआ है सेल करने के लिए बहुत सारे स्टॉक, यस सर। अब इस स्टॉक को कोई खरीदने आता है तो तुम कब इससे मान लोगे कि तुम्हारा सेल्स हो गया, और सेल्स होने का मतलब तुम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लो कि तुम्हारा ये सेल है। दूसरा,
अगर तुमको अदर इनकम होता है तो कब मान लो कि अदर इनकम हो गया और इसे बिजनेस में अपना इनकम मान लो और उसे रिकॉर्ड कर लो। यही कहता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कि कब रिकॉर्ड करोगे कि ये तुम्हारा इनकम है। ओके सर, देखते हैं एक बार रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। कह रहा है द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट बोलो, ये फीचर्स ऑफ एक्रुअल अकाउंटिंग। ये एक्रुअल अकाउंटिंग पे काम करता है। एक्रुअल का मतलब आपको मैंने बताया था, इनकम हो जाए तो रिकॉर्ड कर लो, एक्सपेंस हो जाए तो रिकॉर्ड कर लो, चाहे वो कैश में रिसीव हो या ना हो। कैश में हो सकता है बाद में आएगा कैश उसके बदले, लेकिन इनकम हो गया तो रिकॉर्ड कर लो। ये कहता है रेवेन्यू। तो इस तरह रेवेन्यू ये कहता है एक्रुअल कॉन्सेप्ट। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी एक्रुअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है? कहता है कि अगर आपके पास रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू का मतलब इनकम हो गया, ओके सर, तो रिकॉर्ड कर लो। वही कह रहा है फीचर्स एक्रुअल अकाउंटिंग को फॉलो करता है। रिक्वायर्ड दैट रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज ऑन इनकम स्टेटमेंट in the period when realized and earned and not necessarily when cash is received. Also, there must be reasonable certainty that earned revenue payment will be received. ये क्या कह रहा है? अगर आपको रेवेन्यू हुआ है, अगर आपको रेवेन्यू हुआ है, रेवेन्यू का मतलब सेल्स रेवेन्यू और अदर इनकम दोनों इंक्लूड है। अगर आपको रेवेन्यू हुआ है तो उसे रिकॉर्ड कर लो बिजनेस में। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब इनकम रिकॉर्ड कर लो, सेल्स रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, चाहे वो इस साल अभी तुरंत कैश में आपको मिला हो या ना मिला हो। वही एक्रुअल कॉन्सेप्ट। इसमें सिर्फ एक चीज ऐड ये हो जाता है कि हाँ, रेवेन्यू रिकॉर्ड तो करने जा रहे हो, ये चीज रेवेन्यू रिकॉग्निशन में। एक्रुअल कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि रिकॉग्नाइज कर लो चाहे कैश में रिसीव हो या ना हो, लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज भी यही कहता है कि ठीक है रिकॉर्ड तो कर रहे हो एक्रुअल कॉन्सेप्ट में, हाँ, लेकिन एक चीज देख लो कि सेल्स को तभी तुम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो और अदर इनकम को तभी तुम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो जब तुम्हारे पास ये सर्टेनिटी हो, तुम्हारे पास तुम्हारे मन में ऐसा हो रहा हो कि हाँ, जो मैंने सेल किया है, हाँ, जो मैंने इनकम मतलब हुआ है, वो इनकम मुझे कैश में आ जाएगा, फ्यूचर में रिसीव हो जाएगा। यानी कि थोड़ा सा अभी डाउट हुआ कि ये इनकम हुआ तो है लेकिन मुझे कैश में आने वाला नहीं है। कैसे नहीं आने वाला? कैसे डाउट होगा? कि मैंने जिसको सेल किया है वो तो एक नंबर का अनाड़ी है। एक नंबर का अनाड़ी है का मतलब वो तो सर गन दे देगा मेरे सर पे, लेकिन पैसे देने वाला नहीं है। तो क्या आपको जो आपने सेल किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल किया, कपड़े की दुकान में कपड़े सेल किया, लेकिन सेल से उससे रेवेन्यू नहीं आने वाला, मुझे पता है, सेल तो कर दिया मैंने किसी को, लेकिन उससे आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो अनाड़ी है। अनाड़ी का मतलब वो देने वाला पैसा है ही। तो क्या उससे सेल मानोगे? एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या कहता था? एक्रुअल कॉन्सेप्ट कहता था कि सेल तुमने कर दिया तो उसे बुक कर लो, चाहे वो कैश आए या ना आए। लेकिन वही फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है ठहरो, जब तक तुम्हें ये पता ना हो जाए, जब तक तुम्हें माइंड में ये श्योर न रहो कि इससे पैसा मुझे आएगा ही आएगा, तब तक रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज मत करो। ओके, यानी एक्रुअल कॉन्सेप्ट को रेवेन्यू के लिए कहा गया है कि रेवेन्यू के लिए ठीक है रिकॉग्नाइज करो, लेकिन एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट भी कहता है कि जब तक तुम्हें यह सर्टेनिटी ना हो जाए कि मुझे इससे जो कैश मैंने सेल किया उससे कैश रिसीव होगा, तब तक उसे रेवेन्यू नहीं मानो। या फॉर एग्जांपल मैंने सेल किया 50,000 रुपए का। कितना का सेल किया? सर सेल मैंने किया 50,000 का। ओह माय गॉड, सेल मैंने कितना किया? 50,000 का। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल लेकर समझा दो। ओके, ये लो मैंने एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूं आपको। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ओके सर, ये समझा दो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के लिए मैंने अभी आपको बताया कि एक बार मैं ध्यान आपको दियाता हूं। एक्रुअल कॉन्सेप्ट, एक्रुअल कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में लाता हूं। एक्रुअल कॉन्सेप्ट, एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्रुअल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई इनकम हुआ है या कोई एक्सपेंस हुआ है,
अगर कोई आपको इनकम हुआ है या कोई एक्सपेंस हुआ है, तो चाहे कैश में रिसीव्ड या पेमेंट हुआ हो या नहीं, उस इनकम को आप और उस एक्सपेंस को बिजनेस में रिकॉर्ड कर लो। उस इनकम को और या उस एक्सपेंस को बिजनेस में रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड कर लो। ये कौन कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। कौन कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको अगर कोई इनकम और एक्सपेंस हुआ उसे रिकॉर्ड कर लो, जैसा कि हमने पढ़ा था। लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्निशन इनकम के लिए थोड़ा सा रोक देता है, एक्सपेंस के लिए तो कुछ नहीं बोलता रेवेन्यू रिकॉग्निशन, लेकिन इनकम के लिए थोड़ा सा रोक देता है। क्यों रोक देता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये कहता है कि ठहरो, इनकम चाहे कैश में हो या ना हो, लेकिन अगर इनकम हो गया है तो उसे रिकॉर्ड तो कर रहा हो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अनुसार। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अनसर्टेनिटी लगती है, अनसर्टेनिटी का मतलब तेरे माइंड में, तेरे भेजा में थोड़ी सी भी शक आती हो कि मुझे हो सकता है इससे पैसा ना आए जो मैंने सेल किया उससे, तो उसे तुम इनकम को, उसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज मत करो, रिकॉर्ड मत करो। क्या रिकॉर्ड मत करो? इनकम रिकॉर्ड मत करो। तो सर क्या करो? कुछ मत करो, उसको सेल मानो ही नहीं। ये कहता आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन। यानी रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है? चल एक बार बता दो। ये देखो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अनुसार इनकम को रिकॉग्नाइज तो करने जा रहा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है रेवेन्यू कैश में हो या ना हो, उसे रिकॉग्नाइज तो बुक्स में करोगे ही करोगे, करना ही करना तो है। लेकिन यानी कहता है रेवेन्यू, ओके, रेवेन्यू को एक्रूअल के अनुसार बुक्स में रिकॉर्ड करने से पहले करने से पहले रेवेन्यू की कलेक्शन सर्टेनिटी चेक कर लो। रेवेन्यू की करने से पहले रेवेन्यू का मतलब इनकम की कलेक्शन सर्टेनिटी चेक कर लो। चेक कर लो। और क्या? और यदि अनसर्टेन लगे कि पेमेंट नहीं आएगा रेवेन्यू से, और यदि अनसर्टेन लगे, कलेक्शन अनसर्टेन लगे, और यदि कलेक्शन अनसर्टेन लगे, यानी ऐसा लगे, क्या? यानी ऐसा लगे कि पेमेंट नहीं भी आ सकती है,
नहीं भी आ सकती है। तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज मत करो। तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज यानी कि इनकम बुक नहीं करो। यानी जब तक तुम सर्टेन ना हो कि पेमेंट आने वाली है तब तक तुम मत बुक करो इनकम को। ओके सर, ये कहता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन, क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट तो कह देता है कि रिकॉग्नाइज करो, लेकिन रिवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है ठहरो, एक्रूअल के अनुसार बुक करने से पहले तुम अपनी सर्टेनिटी को चेक कर लो कि क्या जो सेल किया उससे पेमेंट आने वाला है। अगर सेल से पेमेंट आने वाला है तो ठीक है, इनकम को बुक कर लो। यानी रिवेन्यू रिकॉग्निशन सेल्स एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं कहता है, सिर्फ इनकम के बारे में कहता है, रिवेन्यू के बारे में कहता है कि सर्टेनिटी चेक कर लो। ओके सर, समझ में आ गया। ये आपका रिवेन्यू रिकॉग्निशन का कहना है। ओके सर, यानी इनकम हुआ है उसे रिकॉग्नाइज कर लो, चेक कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने ये भिड़ा के आपसे सेल ले गया, आपके दुकान से ये भिड़ा कर ले गया, ये का मतलब गन भिड़ा कर ले गया, क्या वो दोबारा पेमेंट करने ही आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा। तो वो जब आएगा ही नहीं तो उसे सेल क्यों बुक करोगे? नहीं बुक करो। ओके सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्या कह रहा है, एक बार समझते हैं इस चीज को। कह रहा है, ये देखो, कहता है द प्रिंसिपल्स स्टेट दैट द फर्म शुड रिकॉर्ड रेवेन्यू इन बुक्स ऑन अकाउंट्स व्हेन इट इज अर्न एंड रियलाइज और रियलाइजेबल एंड नोट व्हेन कैश इज कलेक्टेड। वही कह रहा है कि भी कहता है कि जिस समय एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अनुसार यह भी कहता है, कौन? रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि अगर आपको रेवेन्यू हुई है तो चाहे रियलाइज हो, रियलाइज का मतलब कैश में रिसीव हो या ना हो, उसे आप बुक कर लो। लेकिन कंडीशन यह है, पहला गुड्स सेल हो जाना चाहिए। कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज का मतलब यह भी कह रहा है कि गुड्स सेल हो जाना चाहिए। यह नहीं कि गुड्स सेल नहीं हुआ, किसी ने फोन करके बोल दिया कि मैं आपसे गुड्स लूंगा और आपने सेल मान लिया, वैसा नहीं। सेलर के पास से उसकी रिस्क ट्रांसफर होना चाहिए। किसके पास? बायर के पास, कि हां अब ये टूटे फूटे गुड कुछ हो, मेरा मतलब नहीं है सेलर का, क्योंकि मैंने कर दिया सेल। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल खरीद कर लाते हो शॉप से, मोबाइल जैसे ही आपको दुकानदार आपको सेल कर देता है, बिल आपको काट देता है, आपके हैंड में मोबाइल पकड़ा देता है, उसके बाद से आप चाहे तो उसके दुकान में ही मोबाइल को क्यों ना फोड़ दीजिए, दुकानदार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ओके सर, समझ गया। उसी समय वो अपना सेल मान लेता है जिस समय आपको मोबाइल। तो वही कहता है सेलर शुड हैव कंट्रोल, ट्रांसफर होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब अब सेलर के पास कोई कंट्रोल नहीं है, सेलर के पास अब उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो किसका हो गया? बायर के गुड्स हो गया। तब भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। ये टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू बता रहा है, किस समय रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कितना रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ऊपर बताया। ये टाइमिंग बता रहा है। क्या बता रहा है? टाइमिंग, कि किस टाइमिंग का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ओके सर, किस टाइम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए और जिस समय अमाउंट मेजरेबल। ओके सर, ये चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हेन इट रिकॉग्नाइज। यस, कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? जब गुड्स ट्रांसफर हो जाए, किसके पास? बायर, सेलर से बायर के पास चला चाहिए। जब गुड्स सेलर के पास से किसके पास चला चाहिए? व्हेन द सेलर ट्रांसफर, सेलर ऑफ द गुड्स ट्रांसफर किसके पास? बायर के पास। ऑनरशिप ट्रांसफर कर दिया है एंड प्राइस बिकम्स लीगली लायबल टू पे, और वही बायर क्या हो गया? लीगली लायबल हो गया पे करने के लिए। ओके सर, समझ में आ गया। ये था हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशंस। ओके सर, नेक्स्ट कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी। यस, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यह कहता है कि बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने में जो भी रूल रेगुलेशन और प्रिंसिपल आपने फॉलो किया है, वही रूल रेगुलेशन और प्रिंसिपल को आपको आगे भी फॉलो करना है। क्या सर, फिर से बता दीजिए। यह कहता है कंसिस्टेंसी, यह कहता है कि जो रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल्स या मेथड
बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने में आपने इस पीरियड में मेंटेन किया है, उसी प्रिंसिपल, उसी मेथड, उसी टेक्निक, उसी टेक्निक को आप फ्यूचर में भी फॉलो करेंगे कंसिस्टेंटली, यानी कोई चेंज नहीं करेंगे। सर एक बार लिखा दो अपनी लैंग्वेज में। ये लो मैंने लिखा दिया अपनी लैंग्वेज में। बच्चा बोले और मैंने लिखा हूं, ये देखो। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है जो मेथड, जो टेक्निक, जो रूल्स, जो रेगुलेशन, जो मेथड, प्रिंसिपल, टेक्निक, एंड assumptions फॉलो किया है, इस पीरियड में फॉलो किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में, इस पीरियड में फॉलो किया है, किस लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में यानी बिजनेस के बुक्स को मेंटेन करने में, बिजनेस के बुक्स को मेंटेन करने में, बनाने में या मेंटेन करने में वही सेम मेथड, टेक्निक, प्रिंसिपल और assumption फ्यूचर के जो मेथड, प्रिंसिपल, टेक्निक एंड assumption इस पीरियड में फॉलो किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में, यानी कि बिजनेस के बुक्स को मेंटेन करने में, वही सेम मेथड, टेक्निक, प्रिंसिपल्स एंड assumption फॉलो करोगे फ्यूचर में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में, फ्यूचर में भी, यानी भविष्य में भी फॉलो करेंगे, फ्यूचर में भी फॉलो करोगे, फ्यूचर में भी फॉलो करोगे और कोई चेंज नहीं करोगे। का मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, यानी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, ओके सर समझ गया, कंसिस्टेंसी मेंटेन किया जाएगा। ये कौन कहता है? आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, ये कहता है, सॉरी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है। एक बार देखते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है क्या। द कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स अकाउंटिंग मेथड वंस अडॉप्टेड, अकाउंटिंग मेथड का मतलब दिस, एक मेथड या कोई प्रिंसिपल या कोई एजम्पशन एक बार जब शुरू कर लिया, अडॉप्ट कर लिया आपने,
मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली इन फ्यूचर। उसे कंसिस्टेंटली का मतलब उसे सेम फ्यूचर में अप्लाई करोगे, कोई बदलाव नहीं करने वाले हो फ्यूचर में, वही मेथड को फॉलो करेंगे, वही टेक्निक को फॉलो करेंगे, वही एजम्पशन को फॉलो करेंगे। ओके, आल्सो सेम मेथड एंड टेक्निक मस्ट बी यूज इन सिमिलर सिचुएशन, और सिमिलर परिस्थिति में भी, यानी कि जिस सिचुएशन में जो एजम्पशन यूज किया, जो मेथड यूज किया, जो टेक्निक यूज किया है, वही मेथड और टेक्निक फ्यूचर भविष्य में भी आप यूज करने वाले हो। यह कहता है कंसिस्टेंसी। ये मान के चलो कि आप उसमें कोई बदलाव नहीं करोगे। यस सर, समझ गया। इट इंप्लाइड दैट, इसका मतलब यह होता है बिजनेस मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम चेंजिंग इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी अनलेस ऑन रीजनेबल ग्राउंड। कहता है इसका मतलब यह नहीं होता है कि बिजनेस अब अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को ही चेंज ना करे। हाँ, चेंज कर सकता है, लेकिन रीजनेबल ग्राउंड का मतलब उसके पास एक सही एविडेंस होना चाहिए, सही उसके पास एक लॉजिक होना चाहिए कि क्यों चेंज कर रहा है, और वो बेनिफिशियल होना चाहिए किसके लिए, बिजनेस के लिए। ओके, इफ फॉर एनी वैलिड रीजन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज द बिजनेस मस्ट डिस्क्लोज इट। हाँ, और अगर आपने बदलाव किया है, जो मेथड, जो टेक्निक और जो प्रिंसिपल फॉलो किया था आपने पहले, उसको ना करके इस साल आपने अगर चेंज कर दिया, तो उसको आप अपने बताओगे, बुक्स में बताओगे, उसे लिखोगे कि मैंने चेंज कर दिया, और उसका इफेक्ट बुक्स में क्या पड़ेगा उसको भी आपको बताना पड़ेगा। ओके, क्या उस चेंज का इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में। ओके सर, समझ गया। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, यहां पर देखो, ये देखो फीफो का मतलब पहले आया वही पहले जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक फर्नीचर का शॉप है, फर्नीचर का शॉप है, वो फर्नीचर खरीद करके बेचने के लिए कई बार लाता है, और कोई खरीदने के आ गया फर्नीचर, तो उसको कैसे देगा, कौन वाला फर्नीचर पहले उसको देगा, डिलीवर करेगा? क्या जो पहले खरीद कर लाया था वो, या जो आज कल में खरीद कर लाया है बेचने के लिए वो? तो कहता है मेथड फॉलो करेगा फीफो। फीफो का मतलब पहले आया वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यही कहता है, तो सेल करने के लिए क्या फीफो मेथड अगर फॉलो कर रहा था, तो अगले साल भी, नेक्स्ट ईयर भी फीफो मेथड ही फॉलो करो, यानी कि जो पहले आता है उसको पहले सेल करो। थर्ड ईयर भी फीफो मेथड फॉलो करो, इस चीज को कंटिन्यू करो फ्यूचर तक, स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। ओके सर। दूसरा, बिल्डिंग का वैल्यूएशन किया जाता है, बिल्डिंग पे एक डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। डेप्रिसिएशन का मतलब मेथड एक होता है डेप्रिसिएशन का, आगे चल करके आपको पढ़ना है डेप्रिसिएशन का मेथड क्या होता है। का मतलब बिल्डिंग की वैल्यू को कैसे बुक्स में घटाई जाती है, सॉरी, बिल्डिंग की बुक्स को कैसे, बिल्डिंग की वैल्यू को कैसे बुक्स में घटाई जाती है, वो एक डिप्रिसिएशन मेथड होता है। तो कहता है कि जिस मेथड को फॉलो किए हो आज, वही मेथड को आपको फ्यूचर में भी फॉलो करना है, ये नहीं कि चेंज कर देना। यहां पर देखो मेथड कौन सा फॉलो कर रहा था, यहां पर देखो मेथड, सर यहां पर हाईलाइट करा दो, ये देखो मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा था। आगे चल करके आप पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन मेथड, सिर्फ सिंपली नाम देख लो, स्ट्रेट लाइन मेथड। और यहां पर करना चाह रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यहां पर क्या करना चाह रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या कर सकता है? नहीं सर, ये जो मना कर दिया, क्या कर दिया, मना कर दिया, इसने कर दिया मना कि सर नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। पहले स्ट्रेट लाइन मेथड अगर आपने फॉलो किया था, तभी भी स्ट्रेट लाइन मेथड को आप यूज कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। ये जैसे देखो, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन है, यहां पर क्या है, कंसिस्टेंसी मेंटेन है, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन है। कंसिस्टेंसी मेंटेन है, यहां पर फॉलो कर रहा है, कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहा है। यस, कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा है। क्या ये कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा है? ये कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा है? कंसिस्टेंसी यहां पे फॉलो हो रही है? नहीं हो रही है कंसिस्टेंसी फॉलो। क्यों? क्योंकि यहां पर चेंज कर दिया, पहले स्ट्रेट लाइन था, अब रिड्यूसिंग बैलेंस कर दिया, तो कंसिस्टेंसी चेंजिंग, यहां पर कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं हो रही है। ओके सर, समझ गया, मैं आपने जो बताना चाहा वो मैं समझ गया। अब दूसरी देखो, आपने कोई एसेट्स परचेज किया, आपने कोई एसेट्स परचेज किया। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या कहता है कि एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में पढ़ाया कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या कहता है, एसेट्स को
कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। अब इसने परचेज कॉस्ट पे तो एसेट्स को एक ईयर में रिकॉर्ड कर लिया, फर्स्ट ईयर में रिकॉर्ड कर दिया, बिल्डिंग को रिकॉर्ड कर लिया। ये बिल्डिंग परचेज किया कितना में, 5 लाख रुपया में, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 6 लाख रुपया थी। अब फर्स्ट ईयर जिस ईयर में परचेज किया उस ईयर में इन्होंने क्या किया, परचेज कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया, यानी 5 लाख पे रिकॉर्ड कर लिया। दूसरे साल में रिकॉर्ड करना चाह रहा है 6 लाख पे। तीसरे साल में फिर कह रहा है कि वैल्यू टुडे है थर्ड ईयर का, उस पर रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि जो तीसरे साल की वैल्यू रहेगा उस पर रिकॉर्ड कर लेगा। फिर कह रहा है कि फिर चौथे ईयर में जाके परचेज कॉस्ट यानी कि 5 लाख पे रिकॉर्ड करना चाह रहा है। क्या ये कंसिस्टेंसी मेंटेन है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया यहां पे, और यहां पे क्या हो गया, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया। ये 2 ईयर में कह रहा है मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो भाई तुम चाहे तो एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर ले या तो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर ले। मार्केट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना था तो शुरू में ही करना चाहिए था। हाँ, लेकिन मार्केट वैल्यू पे अगर रिकॉर्ड कर दे तो तुम्हारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, वो मना करता है। अब देखो, अगर तुम तुमको लगता है कि मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना था तो शुरू में या यहां पर कर दिया तो आगे भी कॉस्ट कॉन्सेप्ट मेंटेन करता एक बार। तो यही करा कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट यहां पे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं है। क्या कंसिस्टेंसी यहां पर मेंटेन है? नो, नहीं सर, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं है। कंसिस्टेंसी क्या है, मेंटेन नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं है। ओके, हम लोग ने कंसिस्टेंसी समझ गया कि जो एक मेथड एक टेक्निक यूज किया वही मेथड या टेक्निक आगे भी फॉलो करोगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करोगे। ओके, चेंजिंग तभी करोगे जब आपका लॉजिक कुछ रीजन स्पेसिफिक हो, अदरवाइज चेंज नहीं करना है। ओके सर, मैंने समझ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का था ड्यू फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट आज के लिए फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के लिए लेक्चर को मैं यहीं पे रखता हूं। आज के लिए इतना ही लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आगे के लिए ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अभी ये 2 कॉन्सेप्ट रह गया, एक फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, और बाकी सारे लेक्चर हो गए हमारे। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट तक आज हम लोग यहीं पे रखते हैं क्लास को। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आगे कवर अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड अगेन स्टे होम, स्टे सेफ। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और एक बात और दोस्त, आप चैनल को शेयर भी करें, बिकॉज हो सकता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये चैनल, तो उन्हें जिन्हें जरूरत हो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस चैनल को सब शेयर भी करें। ओके, और थैंक यू अगेन, गुड बाय। ओके।